मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ये वीडियो मैं ऑन डिमांड बना रहा हूं और मुझे आसिफ रजा जो कि हैदराबाद के एक स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनके बच्चों को वेव्स को समझने में मुश्किल आती है तो उस पर एक वीडियो बनाएं। यहाँ पर मैं आपको फेट सिमुलेशन के जरिए वेव्स के बारे में बताऊंगा और उनके बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स है, मैनुअल सोर्स है जो कि वेव प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें से ये स्ट्रिंग गुजर जाता है। तो मैं अगर एक डिस्टर्बेंस पैदा करूं, ये एक डिस्टर्बेंस है, तो आप देखें कि ये डिस्टर्बेंस मूव कर रही है और इस डिस्टर्बेंस के साथ एनर्जी भी मूव करती है। और एनर्जी किस में से मूव कर रही है? मैटर में से, क्योंकि आपको ये छोटे छोटे स्ट्रिंग्स नजर आ रहे हैं। तो ऐसी डिस्टर्बेंस जिसके जरिए एनर्जी ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह मैटर या स्पेस में, उसे हम एक वेव कहते हैं। मेरे पास यहां पर जो सिमुलेशन है इसमें मैं आपको वेव्स प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा। मैं यहां पर आपको मैनुअली डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करके दिखा रहा हूं, वेव्स प्रोड्यूस करके दिखा रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि वो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, मूव कर रही हैं। इस चीज को हम ऑसिलेट करवाएं अगर, तो आप देखें यहां पर आपको एक ऑटोमेटिक ऑसिलेटर मिल गया है जो कि वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। इन वेव्स को अगर आप गौर से देखें तो एक चीज आप देखेंगे कि वेव का जो प्रोपगेशन है वो राइट की तरफ है, वेव राइट की तरफ मूव कर रही हैं। लेकिन अगर आप इनके मॉलिक्यूल्स को देखें, अगर ये सपोज एयर है, या इनके इन स्क्वायर्स को, इन सर्कल्स को देखें, तो ये जो मटेरियल है ये सिर्फ अपनी जगह पर मूव कर रहा है। अगर आप इस सर्कल को देखें तो ये सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, यहां पर ये राइट साइड पे मूव नहीं कर रहा, बल्कि ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, अपनी जगह पर खड़ा आगे एनर्जी पास ऑन कर रहा है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि वेव्स दो किस्म की होती हैं, जिनमें एक वेव ऐसी होती है जिसका जो डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन वो इन परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स या मटेरियल पार्टिकल्स होती है। यानी जो मटेरियल का पार्टिकल है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है और जो वेव है वो राइट तरफ जा रही है। और जो दूसरी किस्म की वेव होती है उसमें मटेरियल जो है वो भी राइट लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं, जबकि वेव भी राइट तरफ जा रही होती है जी। तो ये दो किस्म की वेव्स होती हैं और इनके बारे में मेरी कई वीडियोस में आपको नजर आ जाएगा। वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो अब सबसे पहले आप देखेंगे वेव की पीक्स होती हैं। जो पीक्स होती हैं उनको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो इनकी वैलीज होती हैं या जो डिप्रेशंस होते हैं जो नीचे को वैल्यू गई होती है, इनको हम ट्रफ कहते हैं। तो मेरे पास ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, और एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो फासला है आप देखिए तकरीबन ये 2 के बराबर है। ये 1 है और ये 3 पे है, तो ये 2 के बराबर है। तो इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो मेरे पास जो वेवलेंथ है इस वेव की वो तकरीबन 2 है, और उसके साथ साथ जो 0 से लेकर ऊपर तक जो मैग्नीट्यूड है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मसलन यहां पर मेरे पास एक टैब है एम्पलीट्यूड, मैं इस वेव का एम्पलीट्यूड कम करता हूं। अब आप देखिएगा, मैं इसका एम्पलीट्यूड अब कम करने लगा हूं, देखें। तो अब क्या हुआ, वेव की जो हाइट है वो छोटी हो गई। अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल कम कर दूंगा तो वेव की हाइट जो है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बढ़ा दूंगा तो आप देखें कि वेव की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वेव की जो हाइट होती है जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसके स्क्वायर अगर हम लें तो वो एनर्जी के बराबर होता है जो वेव ट्रांसफर कर रही होती है। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये कि इस वेव में एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। तो आपने पहला पैरामीटर इसका पढ़ दिया, वो है एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ मैंने आपको बता दिया कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो फासला होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरीके से जो एक साइकिल वेव का होता है, अगर मैं यहां 0 से शुरू करूं और मैं ऊपर जाऊं और फिर मैं क्रस्ट से होता हुआ एक ट्रफ की तरफ जाऊं और मैं यहां पर दोबारा 0 पे आऊं, तो ये एक साइकिल है जिसमें एक ट्रफ आया और एक क्रस्ट आया। तो जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ जितना फासला लेते हैं उसको हम उसका साइकिल कहते हैं। तो आप रूलर के जरिए ये मेजरमेंट निकाल भी सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस बनता है, और ये इसका साइकिल है। इसके साथ साथ वेव की फ्रिक्वेंसी भी होती है, यानी ये क्रस्ट और ट्रफ जो है ये कितने ज्यादा हम एक जगह से गुजारते हैं। तो मैं अगर इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम कर दूंगा तो अब आप देखिए कि वेव लेंथ जो है इसकी बढ़ जाएगी। मैं इसकी फ्रिक्वेंसी कम कर देता हूं, ये 0 फ्रिक्वेंसी है। 0 फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि इन्फिनिट वेव लेंथ है, वेव है ही नहीं। और जब मैं इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा करता हूं तो अब आप देखें कि बहुत
बड़ी बड़ी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इसका मतलब ये कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देता हूँ, अब आप देखें, अब वेवलेंथ जो है वो छोटी होगी। अगर आप देखें तो अब दो क्रस्ट के बीच में जो फासला है वो बहुत थोड़ा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दूं तो अब आप देखिएगा, फ्रीक्वेंसी मैं कम कर देता हूं, तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो अब देखें आपको दूसरा क्रस्ट नज़र ही नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा फासला है। अगर आप ये देखें तो ये क्रस्ट है और दूसरा क्रस्ट यहां तक जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ है इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसी तरीके से मेरे पास एक और पैरामीटर है जिसे हम डैम्पिंग कहते हैं। और अगर डैम्पिंग मैं ज़्यादा कर दूं तो आप देखिएगा कि वेव जो है आपको बहुत ज़्यादा, इसकी ट्रांजिशंस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, इसकी ट्रांजिशंस जो हैं वो बहुत कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वेव बहुत जल्दी डाई आउट कर जाएगी। ये डैम्पिंग इफेक्ट कहलाता है। और अगर मैं डैम्पिंग कम कर दूं तो वेव जो है वो बड़ी देर तक ट्रेवल करेगी, वो डाई आउट नहीं करेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। इसी तरीके से एक और चीज़ जिसे हम टेंशन कहते हैं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखाने लगे हैं कि अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल डिटेरियोरेट करता है, उसकी टेंशन कम हो जाती है। मसलन एक स्प्रिंग है और उसकी टेंशन अगर कम हो जाए तो वो स्प्रिंग बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है और उसमें उतनी फोर्स नहीं रहती, इसलिए उस स्प्रिंग को अगर हम किसी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर टेंशन ख़त्म हो जाए आपके मटेरियल की तो आप देखें कि जो वेव है उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और आपकी वेव की फ्रिक्वेंसी जो है वो भी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। इसी चीज़ पर अगर मैं टेंशन ज़्यादा कर दूं तो आप देखें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या वेवलेंथ है और यहाँ पर क्या वेवलेंथ है और यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी है, तो ये डिफरेंट होगी। तो टेंशन से मटेरियल जो है, टेंशन से इंसानों की करेक्टरिस्टिक्स तो चेंज होती ही होती हैं, लेकिन मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी चेंज हो जाती हैं। आप इसके साथ साथ यहाँ पर पल्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पल्स दे के दिखाता हूँ और अब आपने इस वेव को देखना है, ये एक वेव की पल्स जा रही है। तो जब ये वेव की पल्स जाती है तो ये, क्योंकि मेरे पास नो एंड है, ये आगे की तरफ मूव करती जाएगी। मैं जितनी भी पल्सेस दे दूँ यहाँ पर, आप देखें, मैंने एक पल्स दी, वो आगे गई, मैंने दूसरी पल्स दी, वो भी आगे चलेगी, वापस कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। लेकिन हम अगर लूज एंड कर लें, सपोज हम लूज एंड कर देते हैं, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। एम्पलीट्यूड मैंने ज़्यादा किया हुआ है और मैं एक पल्स जनरेट करता हूँ। तो अब आपने देखना है कि ये पल्स क्या करती है। ये वेव की पल्स गई और वैसी ही वेव हमारे पास वापस आ रही है। ये एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है कि इसका, जैसी वेव गई हमारे पास, जैसी पल्स गई, वैसी ही वेव मेरे पास वापस आ रही है। मैंने एक मरतबा फिर आपको यहाँ पर दिखाया। अच्छा, अब हम यही काम जो है वो करते हैं। मैं डैम्पिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ, अब आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। देखें, वही पल्स मेरे पास दोबारा आ रही है। और इस तरीके से अब हम देखते हैं, हमारे पास फिक्स्ड जो है वो, हमारे पास पहले लूज एंड था, अब फिक्स्ड एंड है। तो जब मैं फिक्स्ड एंड पे दिखाऊंगा तो अब आपने देखना है कि बिहेवियर क्या होता है। अब मेरे पास एक पल्स गई और ये क्या हुआ, पल्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, मैंने और पल्सेस जनरेट कर दी, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज क्यों हुई, हम एक बार तो दोबारा करके देखते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक पल्स है मेरे पास और इस पल्स को अगर हम देखें तो इसकी विड्थ क्या है, अगर पूरी देखी जाए तो ये तकरीबन 4 के पास है और ये 2.5 के करीब है इसकी विड्थ। तो हम इसको आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो ये तकरीबन 6 के पास है और फिर ये 4.5 के करीब। तो विड्थ इसकी ऑलमोस्ट उतनी रही है, लेकिन ये इन्वर्ट हो गई है। तो फिक्स्ड एंड ने जो वेव है उसको जो रिफ्लेक्ट किया, उसको इन्वर्टेड वेव को रिफ्लेक्ट किया। अब अगर रिफ्लेक्टेड इन्वर्टेड वेव मेरे पास आती है और मैं एक और वेव जनरेट करता हूँ, तो फिर क्या होगा। एक चीज़ और कि आपने ये भी गौर करना है कि यहाँ पर जब पल्स आएगी तो ये दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, उसकी क्या वजह है, देखिएगा, यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्ट होगी, इन्वर्ट होगी।
उसकी वजह यह है कि ये भी एक फिक्स्ड एंड है। तो जब भी वेव किसी फिक्स्ड एंड के साथ जाके लगेगी और रिफ्लेक्ट होगी तो उसका जो फेज है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं ये करता हूं कि एक और पल्स जनरेट कर देता हूं। अब आप देखें कि मेरे पास दो पल्सेस है, ये एक पॉजिटिव पल्स है वेव की और ये एक नेगेटिव पल्स है। तो अब क्या होगा, अब ये आहिस्ता आहिस्ता इंटरफेयर करेंगी क्योंकि ये ऑपोजिट इनका फेज है, इसलिए ये एक दूसरे का एक्शन जो है उसको कैंसिल आउट करेंगी। इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी जब दो पल्सेस मिलती हैं और वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करते हैं तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देखें अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं और आपको देखें ये कम होती जा रही है। जो नेट मेरे पास है ये मैं स्लो अब देखें इस जगह पर पल्सेस ने बिल्कुल एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया है, एक दूसरे के पास से गुजरते हुए वो इंटरफेयर की। इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जब मैं इसे आगे करूंगा तो अब देखें दोबारा पल्सेस बनना शुरू हो जाएंगी। वो एक दूसरे से गुजर चुकी हैं, अब वो जा रही हैं। अब फिर देखिएगा, अब फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसके बारे में हम सुनते थे कि पल्सेस अपना कैंसल आउट कर देती हैं इफेक्ट, अगर वो आउट ऑफ फेज हो तो आपको यहां पर नजर आ रहा है। हम इसी चीज को लेके चलते हैं, लेकिन अब मैं ये करता हूं कि मैं आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाता हूं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैं दो पल्सेस जनरेट करता हूं और उसके लिए हम यहां पर लूज एंड का सहारा लेंगे। तो यहां पर मैंने एक पल्स जनरेट की और अब मैं एक और पल्स जनरेट करता हूं। तो अब आपने देखना है कि ये पल्स वापस आ रही है। अब आप देखें ये दोनों पल्सेस एक फेज में, अब ये वापस आ रही है और ये जा रही है। तो जब ये इंटरफेयर करेंगी तो आपको इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा। आप देखें ये एक बड़ी पल्स में आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए ये एक बड़ी पल्स बना रही है, यानी ये एक सुपर इम्पोज कर रही है एक दूसरे को। इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जब पल्सेस इकट्ठी होकर जमा होती हैं और उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो इन फेज होनी चाहिए और इस वक्त वो एक बहुत बड़ी पल्स बना रही होती है जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो मैंने आपको यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया। अब यहां पर ये दोबारा इन्वर्ट होगी क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, अब दोबारा इन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये एक बड़ी वेव बनाई इसने, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वेव्स ऐड होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। अब मैं आपको एक और वेव के बारे में बताता हूं जिसे हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। मसलन मैं यहां पर वेव ऑसिलेट करवाता हूं और वेव जो है उनका एक ही, जब वो रिफ्लेक्ट होंगी क्योंकि ये लूज एंड है तो वो उसी फेज में रहेंगे, उनका फेज चेंज नहीं होगा। तो मैंने यहां पर ऑसिलेशंस करवाई और अब ये जाके जब रिफ्लेक्ट होंगी तो आप देखें यहां पर आपको बड़ी बड़ी वेव्स मिलेंगी और आपको ये लगेगा कि ये वेव बजाते खुद एक डांस कर रही है। इस किस्म की वेव्स को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। और स्टैंडिंग वेव्स में इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम कर दूं ताकि आपको ये नजर आए। स्टैंडिंग वेव्स में ये पॉइंट्स जो जीरो को कट करते हैं इनको हम कहते हैं नोड्स। मैं यहां पर आपको दिखा दूं, ये जो पॉइंट है जो जीरो को कट करते हैं इनको कहते हैं नोड्स, और जो पॉइंट यहां पर इनकी वैल्यू मैक्सिमम होती है वेव की इनको कहते हैं एंटी नोड्स। तो ये आपको मैंने एक स्टैंडिंग वेव दिखाई जब एक वेव जा रही है और दूसरी वेव रिफ्लेक्ट हो रही है और वो दोनों इन फेज हैं, तो वहां पर हमें एक बहुत बड़ी वेव मिलती है जो कि हमें यह लगता है कि वो स्टैंड कर रही है, एक किस्म की खड़ी है और रोटेट कर रही है। अब आपको ये नॉर्मल वेव की तरह नहीं लग रही, तो इसे हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल से आपको पता चला होगा कि वेव्स जो हैं वो किस किस्म की होती हैं, उनके क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप इस सिमुलेशन को खुद भी कर सकते हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म की मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर टाइमर भी है और आपके पास यहाँ पर रूलर और रेफरेंस टेप भी है। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं और मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है वेव्स का।